हम सीपीयू आर्किटेक्चर कर रहे थे और हमने जो बड़ी डिटेल में बात की थी, कुछ ज़्यादा डिटेल में कर ली थी कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और सीपीयू काम कैसे करता है। तो सीपीयू में मतलब वो जो उसके जो उसके पार्ट्स थे ना, कि मतलब वो बस के जरिए से एक इंस्ट्रक्शन लेके आता था, फेच डिकोड एग्जीक्यूट करता था, फिर इंस्ट्रक्शन चलाता कैसे था कि अपने रजिस्टर्स में कुछ चीज़ें रखता था और उनके ऊपर काम करता था। ये वाली बातें बेसिकली हुई थी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है लॉजिकल ऑपरेटर से। अच्छा भाई, सीपीयू दो बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है। सीपीयू दो बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। उसके अंदर एक पुर्जा है एएलयू, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमें ये पता है कि वो दो काम कर रहा है, अरिथमेटिक कर रहा है और लॉजिक कर रहा है, ठीक है। अरिथमेटिक को सब जानते हैं, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। लॉजिक में क्या आता है? तो लॉजिक contains operations such as not, or, and, ये वो हैं जिनकी ट्रूथ टेबल्स तुमने पहले पढ़ी थी। कि ट्रूथ टेबल्स बनाते थे कि और की, एंड की, जोर की, कि भाई जब वन एंड वन होता है तो क्या होता है, जीरो एंड जीरो होता है तो क्या होता है, ठीक है। अब सीपीयू बेसिकली वो चीजें पढ़ते क्यों हो कंप्यूटर साइंस में, इसीलिए कि सीपीयू बेसिकली वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये सारे ऑपरेशंस बिटवाइज हैं, सारी बात है। मतलब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सीपीयू एक्ट्स ऑन बाइनरी ऑपरेंड्स। जाहिर बात है कि जो जो ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे बाइनरी होते हैं। तो ये काम काफी आसान है वैसे। बस आपको ट्रूथ टेबल्स याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको याद करवाता हूँ। तो एंड की ट्रूथ टेबल कितनी याद है कि अगर आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं ए बी, तो ए एंड बी क्या होएगा? तो ये जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, या वन वन हो सकता है। आंसर्स क्या होते थे? अगर मैं एंड कर रहा होता था तो जीरो एंड जीरो इज जीरो, जीरो एंड वन इज अगेन जीरो, वन एंड जीरो इज अगेन जीरो, एंड वन एंड वन इज वन। तो एंड में ये होता था कि अगर, सॉरी ये वन है, एंड में ये होता था कि अगर दोनों इनपुट्स वन हैं तब मेरा जवाब वन आता था, वरना इन एनी हर केस में जीरो ही आता था। तो और में ये होता था कि अगर एक भी इनपुट वन हो जाती है तो आउटपुट वन होती थी। ये हमारा एंड का ट्रुथ टेबल था। सिंपली याद रखो कि जब दोनों वन है तब आंसर वन है, वरना हर केस में जीरो है। अब अगर हम सीपीयू को कहें कि एंड का ऑपरेशन करें तो हम उसको दो ऑपरेंड्स देंगे, जारी बात है। अब वो दो ऑपरेंड्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जा सकता है कि परफॉर्म पता नहीं 12 एंड 6, आई डोंट नो, 12 एंड 6, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप ये होएगा कि आप 12 और 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो 12 ये होता है और 6 4206 ये होता है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के ऊपर एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो इन एनी केस ऑपरेंड्स जो है वो बाइनरी होंगे, जहरी बात है। और करना कैसे है, बिट वाइज करना है राइट साइड से। जिस तरह एडिशन करते हो ना, अगर बच्चों की तरह एडिशन कर रहे हो तो पहले ये दोनों चीजें ऐड करोगे, फिर अगली दोनों ऐड करोगे, फिर अगली दोनों ऐड करोगे, सो ऑन। तो लॉजिक ऑपरेशंस भी इसी तरह से चलेंगे। जीरो एंड वन, ये वाला सिर्फ जीरो एंड वन, वो जीरो है, फिर वन जीरो जीरो। जब तक दोनों वन नहीं होंगे जवाब वन नहीं आ सकता। तो जब दोनों वन है तब मेरा जवाब वन है, वरना इन एनी केस जीरो, ठीक है। और जब वन एंड वन है तो वो है। अच्छा, अगर खुद करना है तो अगेन सेम स्टोरी है कि जीरो 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 है, ये भी जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है। और एंड पे मतलब एग्जाम में आंसर लिखना होता है तो इसको आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा कि फोर है। तो
मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बिल्कुल आ सकता है कि परफॉर्म, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ 12 एंड 6 वाला। तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद एक एक बिट करके 0 0 0 0 1 0 एक एक बिट करके आंसर निकाला, और इवेंचुअली आंसर को वापस कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर के अंदर, जो मतलब आंसर था 12 एंड 6 का आंसर क्या आया, 4। अच्छा, अब इसी तरह से कोई भी मतलब ऑपरेशन हो सकता है। और में क्या होता था, पहले तो इसको याद करो कि और में होता क्या था। तो और में ये होता था कि अगर कोई एक भी चीज वन होती है तो आंसर वन आता है। तो कोई एक भी चीज वन है तो वन, वन है वन, अगर दोनों ही जीरो हैं इन दैट केस जीरो, और बाकी इसी तरह से। जोर एक्सक्लूसिव और जरा डिफरेंट ही होता था बिल्कुल। इसको वैसे तो याद करने का तरीका था कि ट्रुथ टेबल अगर ना भी याद करो तो इन एक्स और इफ इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज वन, और इफ इनपुट्स आर सेम, यानी दोनों जीरो जीरो हैं या दोनों वन वन है, देन आंसर इज जीरो। तो ये जोर को याद करने का एक तरीका होता था। तो जोर में ये होता है कि अगर दोनों डिफरेंट है तो वन आएगा, डिफरेंट है वन आएगा, लेकिन अगर सेम है जीरो जीरो है तो आंसर जीरो है। अगर सेम है, आंसर वन वन है, तो आंसर जीरो है। तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है बस, लेकिन थोड़ी प्लीज प्रैक्टिस इसकी कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये इस्तेमाल हो सकते हैं मास्किंग ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा। एक तो इनका ये बेसिक इस्तेमाल है ना कि ये होते क्या है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एंड और आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मास्किंग। मास्किंग को डिफाइन करना जरा मुश्किल है। मास्किंग में कई रास्ते होते हैं। मास्किंग मींस चेंजिंग वन बिट इन अ नंबर, या मे बी इग्नोरिंग फोर बिट्स, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें खुद एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ही किताब का पढ़ूँ। तो मेरे पास कोई भी एक बाइनरी नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 बिट का बाइनरी नंबर है, ठीक है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि कुछ ऐसा करो कि इग्नोर द फर्स्ट 4 बिट्स ऑफ दिस नंबर। कागज पे तो कहना आसान है, कागज पे करना भी बहुत आसान है कि पहली 4 बिट्स इग्नोर करोगे तो तुम्हें पता है 0001 आ जाएगा। लेकिन अब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली करने के लिए तुम्हें एक मास्क तैयार करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मास्क क्या होएगा? मास्क ये होगा कि जिनको इग्नोर करना है उनके साथ जीरो आ जाएगा, और जिनको इग्नोर नहीं करना उनके साथ वन आ जाएगा, और ऑपरेशन करोगे आप एंड का। जैसे कि इसको मतलब वो हिजे करके करो, इसको जरा एक दफा दिमाग में डालो कि मैंने किया क्या है। जो बिटें इग्नोर करनी थी उनको मैंने जीरो किया, उनके मास्क में मैंने जीरो किया। मास्क किसको कहते हैं यार? ये जो नंबर हम तैयार करते हैं। तो जो इग्नोर करनी थी उनको मैंने जीरो किया। क्यों किया? ताकि जब मैं उनका ऑपरेशन करूं ऊपर वालों के साथ तो आंसर क्या आएगा? 0000। ये इग्नोर करने का तरीका है ना, कि मुझे पता है कि मैं किसी भी चीज को जीरो के साथ एंड करूंगा तो आंसर जीरो ही आएगा। सॉरी, एक सेकंड। और जिनको इग्नोर नहीं करना वो वन आएगा। अच्छा, अब इसका क्या आंसर आएगा? 0 एंड 1 इज, वो भी जीरो है। 0 एंड 1 0 0 1, ठीक है। लेकिन हुआ ये है, थोड़ा सा अगर गौर करो कि ये जो 4 बिटें थी वो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएंगी, और ऊपर वाली 4 बिटें जो थी वो इग्नोर हो जाएंगी। ये एक मास्किंग का एग्जाम्पल है कि इग्नोर द फर्स्ट 4 बिट्स। अच्छा, एक और होता है, वो जरा मुश्किल होता है। वो ये है कि स्विच ऑन बिट नंबर पी इन, जी हेलो,
हेलो। अच्छा भाई, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, अब इसमें ये है कि स्विच ऑन बिट नंबर 3। तो फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको समझो कि सॉरी, बिट नंबर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 0 1 2 3। समझो कि इस वाली बिट को आपने ऑन करना है जो हाईलाइट हुई, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने का मतलब ये है कि बाकी सारा नंबर एज इट इज रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बिट ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसको ऑन करने के लिए अब मास्क जो तैयार करोगे वो ये करोगे कि बाकी सारी बिट्स जीरो होंगी, जो रिक्वायर्ड बिट है वो 1 होएगी, और अब ऑपरेशन करोगे और का। जरा अगेन मेरे करने से पहले दिमाग में करो कि ये हुआ क्या है। कि मास्क मैंने जो तैयार किया है वो ये किया है कि जौन सी बिट मैंने ऑन करनी थी सिर्फ उसको मैंने 1 किया, और बाकी सारी जीरो है। अच्छा, अब जरा इसको और करो, तो 0 0 0, 1 0 1, 1 0 1, 0। ये वाली बिट पहले जीरो थी, अब और होके 1 हो जाती है, 1 0 1। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये नंबर एग्जैक्टली वही होएगा जो ओरिजिनल नंबर था, सिर्फ फर्क ये होएगा कि जो रिक्वायर्ड बिट है वो ऑन हो गई है। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा अ, याद ही करना पड़ता है स्टार्ट में, तो कि अगर आपने बिट्स इग्नोर करनी है तो आप मास्क ऐसा तैयार करते हो कि उसमें आधे जीरो होंगे आधे 1 होंगे, जौन सी इग्नोर करनी है वो जीरो होंगे, और ऑपरेशन कौन सा करोगे, एंड का। इसी तरह से अगर कोई बिट ऑन करनी है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट मास्क में 1 होएगी, बाकी सारे जीरो आएंगे, लेकिन इस दफा ऑपरेशन कौन सा है, और का। और ये मुश्किल नहीं है, अगर आप खुद अकेले बैठ के करते हो तो मतलब आपको आंसर से पता चल जाता है कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं, क्योंकि वो मतलब अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो मास्क इसको कहते हैं, ये जो एक्चुअली टेक्निकली मास्क इस नंबर को कहते हैं जो आप तैयार करते हो ताकि आप ऑपरेशन कर सको। ये बड़ी अ, बड़ी सख्त जरूरी चीज होती है कंप्यूटर साइंस में। मतलब इवेंचुअली कंप्यूटर साइंस ये है कि तुम एक मिसाइल चला सकते हो एक बिट को बंद करके। ठीक है। ये चलो मिसाइल ना चलाओ तुम, अब तुम्हारे कमरे की जो ट्यूब लाइट और पंखा है उसको तुमने अगर ऑन या ऑफ करना है तो वो एक बिट को 0 से 1 करके तुम कर लेते हो। ठीक है ना। तो आ, ये ऑपरेशन बड़े जरूरी होते हैं आगे जाके, मतलब ये करने पड़ते हैं। तो ये इसने इग्नोर वाला दिखाया होगा, नहीं ये तो बस सिंपल एंड का ऑपरेशन दिखाया है। उसने मास्किंग की नहीं है, बट ठीक है, मतलब उसने मास्किंग का पढ़ाई है लेकिन एग्जाम्पल नहीं करके दिखाया। अच्छा, अब क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये सीपीयू अरिथमेटिक भी कर रहा है, काफी ज्यादा कर रहा है।
ये तो लॉजिक वाला हिस्सा था ना कि वो एंड गेट्स और गेट्स इनके साथ काम करता है। अरिथमेटिक वाले हिस्से में क्या क्या आएगा? वो आसान होता है, वो वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, ठीक है ना। तो इसमें इसको कैसे करें? ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन सारा कुछ ही है लेकिन ज्यादा नहीं है। अच्छा, अरिथमेटिक आपको करनी आनी चाहिए। वो आपसे अभी उसने असाइनमेंट में करवाई थी। उसने आपको कहा था असाइनमेंट में कि फॉर एग्जांपल परफॉर्म 10 प्लस आई डोंट नो 7, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये तो आसान था, आपने 10 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, वो ये बना। फिर आपने 7 को कन्वर्ट किया, अ, वो ये बना। और फिर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं तेजी से करूंगा क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते हुए कैसे करना है। 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 1 कैरी हुआ, ये फिर 0 हुआ, 1 1 0, 1 कैरी 0, 1 कैरी, ये फिर 0 हुआ, फिर 1 और फिर 0। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है मेरा आंसर बनता है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना बनता है? 2 4 8 16, 16 और एक 17, तो ये 17 बनता है। बाकी 17 बनना चाहिए था 10 + 7। तो ये तो किसी को कोई खास मुश्किल इसमें नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपल बाइनरी एडिशन है। और सीपीयू लिटरली ऐसे ही कर रहा है कि तुम जो दो ऑपरेंड्स दे रहे हो, उन दो ऑपरेंड्स की बाइनरी बना के वो उनको बिट बाय बिट ऐड करता जा रहा है। वेरी गुड। अब सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर यही करना है, परफॉर्म 10 - 7, इसमें इन्वॉल्व होता है टूज कॉम्प्लीमेंट जो आपने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद करने की जरूरत है कि सीपीयू नेवर परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन। सीपीयू के पास सर्किट ही नहीं है सब्ट्रैक्ट करने का, सर्किट ही नहीं लगा हुआ सब्ट्रैक्ट करने का। तो इट परफॉर्म्स एडिशन ऑन द टूज कॉम्प्लीमेंट। बस अब इसका मजा उस वक्त आएगा जब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट याद होए कि ये क्या होता था। तो टूज कॉम्प्लीमेंट एक शक्ल होती थी जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते थे। अच्छा, अब ये होता ऐसे है कि करना तो 10 - 7 है, तो बात थोड़ी सी फजूल लगेगी लेकिन वो करता है 10 + -7। तो लगेगा बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन ये बड़ी फर्क बात है। लेफ्ट साइड वाला चीज करने के लिए उसको सब्ट्रैक्शन का सर्किट चाहिए जो नहीं है, और राइट साइड वाली चीज करने के लिए उसको एडिशन का सर्किट चाहिए जो डेफिनेटली मौजूद है। अब अगर मैं उसको दो नंबर्स दे दूं 10 और -7 और उनको कहूं कि जमा करो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही जमा कर देगा जैसे पीछे उसने किया है। इसके लिए सिर्फ जो चीज हमें रिक्वायर्ड होएगी वो ये होएगी कि हम 7 - 7 की बाइनरी लिख सकें, ठीक है। तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखनी है। वो मैं कह रहा हूँ कि जिसको पीछे से याद होएगा उसको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। तो हम 7 से स्टार्ट करते थे, आ, याद हो या ना याद हो इसको उल्टाते थे और इसमें 1 ऐड करते थे। इस तरह से बनता था टूज कॉम्प्लीमेंट। ये ना आपकी अगले सेमेस्टर में भी बहुत ज्यादा जान खाने वाला है, तो इसको बेहतर है कि मतलब जितना जल्दी कर लो उतना बेहतर है। आ, इस बुक में तो खैर थोड़ा सा ही है। तो अब इन दो नंबर्स को ऐड करते हो, इन दो नंबर्स को, ठीक है। तो ये बन गया 1 1 0 0 1, ठीक है। और ये -7 लिखा हुआ है। ये हमने डिस्कशन पहले की थी कि कैसा लिखा हुआ था, चलो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 2 4 8 16, तो जो सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट होती थी उसके साथ आप माइनस लगाते थे अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। +8 +1, ये क्या बन जाता है? -7 बन जाता है। खैर ये चेक करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपने ऊपर मेथड ठीक किया है तो 100% ये -7 ही आएगा। अच्छा, अब वी हैव, हमारे पास 10 आ गया,
ठीक है, और हमारे पास -7 की ही बाइनरी आ गई, विच इज 11001। ठीक है, अब इनको सिंपली सीपीयू प्लस करता है, और प्लस सिंपल जिस तरीके से करते आए हो उसी तरीके से करो, 1 1 0 0। तो अभी जरा एक दफा मैं रुकता हूँ, देखो ये मेरी एडिशन ठीक है, एक खास बात है। तो 0 1 किया, 1 1 0 1 0 0 0, जहरी बात है ये वन से इंटरेस्टिंग होता है। जब वन और वन ऐड करते हो तो वो जीरो आता है और वन कैरी में आता है। फिर जब वन वन ऐड करते हो तो जीरो आता है और एक वन फाइनल कैरी आती है, एक अलहदा से एक कैरी आती है, उसको इग्नोर करना है। इग्नोर फाइनल कैरी। अब इसकी लॉजिक ये है कि जो जिन रजिस्टर्स में काम कर रहे हो वो रजिस्टर्स होते हैं फिक्स साइज के। अगर तुम 64 बिट सीपीयू पे काम कर रहे हो तो तुम्हारे दोनों ऑपरेंड 64 बिट के हैं। जो फाइनल कैरी आती है वो 65th बिट होती है, एक्स्ट्रा बिट होती है, तो उसको रजिस्टर में रख ही नहीं सकते। तो वो एक जगह पे जाती है जिसको कैरी फ्लैग कहते हैं, और फिर उसकी आप मैनिपुलेशन करते हो। खैर वो एक अलग टॉपिक है हमारे लिए, यहाँ पे हम इसको इग्नोर करेंगे और अब हम इसको फाइनली कन्वर्ट करेंगे। और ये क्या लिखा हुआ है, ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये तो आप दिमाग में कर सकते हो, 2 और 1 3 होता है, तो ये 3 होता है। तो 10 - 7 आना कितना चाहिए था, 3 ही आना चाहिए था। इंतहाई सख्त जरूरी बात ये है यहाँ पे कि सीपीयू सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, सीपीयू टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म पे एक्चुअली एडिशन कर रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीपीयू इस तरीके से संभालता है। मैंने एग्जांपल्स बड़े सिंपल वाले किए हैं क्योंकि वो मैंने ना पॉइंट्स लिए हैं ना नंबर्स बड़े लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आ, ये किए हैं। आ, ये खुद करना प्लीज घर जाके, और प्लीज इसको बाकी रियली खुद करना, आंसर्स ना देखना। 3 को कन्वर्ट करो, 2 को कन्वर्ट करो, जमा करो। जब आंसर आ जाए तो उस आंसर को कन्वर्ट करो, तुम्हें पता है 5 होना चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा तो यू डन समथिंग रॉन्ग, उसको चेक करो। -3 के लिए तुम्हें पहले टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, -2 के लिए तुम्हें दोबारा पहले टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। दोनों को जमा करो, आंसर तुम्हें पता है -5 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो अगेन कोई प्रॉब्लम है, गलत किया। इसी तरह से 7 - 5। इन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखा करो कि एक बिट एक्स्ट्रा जरूर रखा करो। मैं लिख भी देता हूँ, ये इतना ज़रूरी है क्योंकि सब सारी जो इसमें गलतियाँ होती हैं ना वो इस वजह से होती हैं। ऑलवेज कीप 1 बिट एक्स्ट्रा व्हेन परफॉर्मिंग फ्रैक्शन। एक बिट एक्स्ट्रा रखा करो, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैसे तो मैं 10 को ऐसे भी लिख सकता था, 10 जो था वो 1010 होता है। अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो 1010 होता है, लेकिन मैंने ऊपर देखो, मैंने कहीं भी 1010 नहीं लिखा, मैंने एक बिट एक्स्ट्रा रखी है, एक जीरो रखा है एक्स्ट्रा। ये साइन के लिए होता है कि जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो साइन के लिए वो एक बिट एक्स्ट्रा रखनी होती है। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल नहीं है, और यकीन करो आप
सर किधर गए हैं? अहमद भाई सर किधर गए हैं? पता नहीं यार। लेफ्ट कर गए हैं ना वो। जी जी। हेलो। चले आ गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, कहाँ पे ड्रॉप हुए हो? हेलो हेलो। हेलो। जी सर, आ रही कहाँ आवाज़। कहाँ कहाँ पे ड्रॉप हुए हो? टूज कॉम्प्लीमेंट की बात हमारी कंप्लीट हुई? जी सर, टूज़ कॉम्प्लीमेंट की बात कंप्लीट हो गई थी। चलो। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ना, सीपीयू को बहुत जहर लगता है करना, क्योंकि ये इंतहाई सख्त इंटेंसिव ऑपरेशन है। अच्छा, अगर तुम इस बात को समझना चाहते हो ना, तो तुम जरा याद करोगे तुम बचपन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे। उसके बाद तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर आ गया ना, लेकिन तुम एक्चुअली, अगर मैं तुम्हें बचपन में कहूँ कि 312 को मल्टीप्लाई करो 196 से, तो जरा याद करो कैसे करते थे। ठीक है। क्रॉस लगाते थे, फिर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, फिर दो को करते थे। मतलब बड़ा ही वो था। आ, बस एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होती है, तो सीपीयू भी ऐसे ही करेगा। और ये काम सीपीयू के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत इंटेंसिव है। तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ना करनी पड़े। मोटिवेशन ये होती है कि वो पूरी कोशिश करता है कि वो ये काम ना करे। अब कैसे करता है? सीपीयू प्रेफर्स टू डू मल्टीप्लाई डिवाइड यूजिंग शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। अगर इंटरेस्ट होए तो सीपीयू के अंदर एक पुर्जा लगा होता है। सीपीयू कंटेन्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर कॉल्ड अ बैरल शिफ्टर। उसके अंदर एक पुर्जा लगा होता है बैरल शिफ्टर, जिसकी मदद से वो शिफ्टिंग परफॉर्म करता है। जरा 5 मिनट लगेंगे इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में, क्योंकि जब हम शिफ्टिंग करेंगे तब ये बात समझ आती है कि ये है क्या। तो शिफ्टिंग आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन अगेन बड़ी बुनियादी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिफ्टिंग कैन बी टू लेफ्ट और राइट। एग्जाम्पल से ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक नंबर लेते हैं, एनीथिंग, 8 ले। 8 तो बहुत ही आसान है। 10 हमने किया, 12 ले लो। ठीक है। तो 12 जो है वो होता है 1100। इसको 8 बिट के रजिस्टर में रख लो। तो ये 12 है। अगर मैं आपको कहता हूं कि इसको शिफ्ट लेफ्ट करो, तो आपने करना ये है कि समझो कि ये एक 8 बिट के रजिस्टर के अंदर चीज पड़ी है और इसको तुमने शिफ्ट लेफ्ट करना है, विच मीन्स कि तुमने एक बिट लेफ्ट साइड पे लेके जानी है। तो जो सबसे लेफ्ट साइड पे बिट होती है वो गिर जाती है, वो जाया हो जाती है। ये तो गिर जाएगी ना, ये बाहर आ गई। बचा क्या? 000, 1100। सब कुछ एक बिट लेफ्ट शिफ्ट हो गया। और राइट साइड पे एक जगह खाली बच जाएगी, वहां पे जीरो आ जाता है। फिर करो। जब मैं इस नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करता हूं, तो जारी बात है ये वाला जीरो जाया हो जाता है, मेरे पास सिर्फ नंबर बचता है ये वाला। ऐसे ही है ना? ठीक है। और राइट साइड से एक जीरो आ जाता है। एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना कि लेफ्ट साइड से एक बिट तो हमेशा गिरती गिरती है, वो जीरो गिरे वो वन गिरे डजेंट मैटर। इस साइड से हमेशा आप जीरो इंसर्ट करते हो। अच्छा, ये बेसिक शिफ्टिंग है, आसान सी बात है। अब इसमें खास क्या है? खास ये है कि जब तुम इसको कन्वर्ट करते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये 2, 4, 8, 16। तो 16 और 8, 24 लिखा हुआ है। और जब तुम इसको कन्वर्ट करते हो, तो 2, 4, 8, 16 और 32। तो 32 और 16, 48। क्या हो रहा है? 12 से स्टार्ट हुए थे। नजर आ रहा है पैटर्न?
2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये तुक्का नहीं है, वेन एवर वी शिफ्ट लेफ्ट इट इज मल्टीप्लाई बाय 2। शिफ्टिंग की जो पावर आती है वो यहां से आती है। सीपीयू ने अगर किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना हो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देता है। अब आपको शायद ये अजीब सा लगे, मुश्किल सा लगे, लेकिन मतलब क्योंकि आपने एक खास तरीके से सारी जिंदगी मल्टीप्लिकेशन की है ना, तो लेकिन अपने तरीके को देखना और इस तरीके को देखना ये इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ एक बिट हिलानी है, एक जगह से दूसरी जगह हिलानी है, दैट्स इट, और वो हो गई। तो अगर सीपीयू को किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो एक दफा लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, यानी ये 12 को 2 से ज़रब दे दिया। अगर 4 से ज़रब देना हो तो 2 दफा शिफ्ट कर देता है। 8 से देना हो तो 3 दफा कर देता है। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि शिफ्टिंग के जरिए से ये काम अचीव करे। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन राइट पे करो। तो राइट पे तुम ऐसा करो कि तुम शुरू करो 10 से। 10 होता है 1, 10 होता है 1010। 10 होता है 1010 बाइनरी के अंदर। अब इसको मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि राइट शिफ्ट करो, राइट। तो इस दफा सारा नंबर राइट साइड पे जाना है, विच मीन्स कि राइट साइड से एक जीरो तो गिर के जाया हो जाएगा, ये तो जाया हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, ये बाकी नंबर बचेगा ना, 0000101। समझ आई? एक जीरो तो गिर जाएगा ना ये वाला, बाकी सारा नंबर राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे जारी बात है एक जगह बन जाएगी, वहां पे जीरो इंसर्ट हो जाएगा। फिर करो। इस दफा मेरे पास ये नंबर बचेगा, इस दफा 1 गिरेगा। हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है क्योंकि 1 गिरेगा इसमें। तो मेरे पास ये नंबर बचेगा क्योंकि 1 तो गिर जाएगा, ये 1 इधर आ गया, जीरो इधर आ गया, सो। और लेफ्ट साइड पे जो जगह बचती है उसमें प्लीज जीरो ही इंसर्ट करना है हमेशा, उसमें कभी भी 1 इंसर्ट नहीं करना, हमेशा जीरो ही करना है। और फिर करना चाहो तो करते जाओ, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10। ये क्या लिखा हुआ है अगर कोई पहचानना चाहे? 2 4, तो 4 और 1 5। और ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या हो रहा है जब हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो वेन एवर वी शिफ्ट राइट इट गेट्स डिवाइडेड बाई 2। 10 था ना, 10 को 5 किया, 5 को डिवाइड करते हो तो 2.5 आना चाहिए। अब वो 0.5 तो नहीं आता, 2 आता है, और वो जो 0.5 है वो एक और जगह चला जाता है, वो एक और रजिस्टर में चला जाता है। लेकिन बहरहाल अपने पास एक बेसिक बिल्कुल असूल बना लो कि जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो वो 2 पे ज़रब खाता है, और जब भी राइट शिफ्ट करते हो 2 पे डिवाइड होता है। मेरी ना मानो, इसी तरह से रैंडम कोई भी नंबर लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? कि कोई भी नंबर लिख के इस तरह से मतलब उसको करके देख लो ना, कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करके देख लो, उसके बाद कन्वर्ट करो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां से मैं शुरू हुआ था, तो सीपीयू प्रेफर करता है कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड करे यूजिंग शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। वो मल्टीप्लाई डिवाइड नॉर्मल तरीके से भी कर सकता है, उसके अंदर सर्किटरी है कि वो नॉर्मल तरीके से कर ले, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा यही होगी कि वो लेफ्ट और राइट के जरिए से करे। एज अ प्रोग्रामर, अगर तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लो या शिफ्टिंग से कर लो, तो तुम हमेशा शिफ्टिंग से प्रेफर करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोग्राम उससे तेज चलेगा, मतलब वो सीपीयू पे कम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ये शिफ्टिंग के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है? आ, ये जितने मैंने तुम्हें बताए हैं ये लॉजिकल शिफ्ट्स हैं, लेफ्ट राइट। अब इसमें 2 किस्म की और शिफ्ट्स होती हैं। बस ये बाकी मैं जिक्र ही करूंगा, मतलब एक्चुअली सारों का जिक्र ही करना है। तो
ये जो ऊपर वाली शिफ्टिंग है, जो बिल्कुल सिंपल सादा तरीन शिफ्टिंग है, आर कॉल्ड लॉजिकल शिफ्टिंग, यानी लेफ्ट और राइट वाली जो है ना, इनको लॉजिकल शिफ्ट कहते हो। एक होती है अरिथमेटिक शिफ्ट। अरिथमेटिक शिफ्ट keeps the MSB in place and shifts the rest of the number. अगेन अभी जिसको टूज कॉम्प्लीमेंट समझ आया होगा उसी को आएगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर्स में एमएसबी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। जो सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट होती थी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट होती थी, उसको एमएसबी कहते थे। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट होती थी टूज कॉम्प्लीमेंट में। अगर आप अरिथमेटिक शिफ्टिंग करते हो तो वो करता ये है कि जो सबसे लेफ्ट साइड वाली बिट है उसको अपनी जगह पे फिक्स कर देता है और बाकी सारे नंबर को शिफ्ट करता है। ठीक है, ये क्यों करते हो? मोटिवेशन इज टू शिफ्ट साइन नंबर्स। बस इससे ज्यादा नहीं इस वक्त करेंगे, लेकिन बार अरिथमेटिक शिफ्ट में ये एक पॉइंट याद रखना कि ये साइन नंबर्स यानी नेगेटिव नंबर्स पे काम करती है और एमएसबी अपनी जगह पे टिकी रहती है, बाकी नंबर शिफ्ट हो जाता है। और आखिरी इसमें रोटेशंस होती हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ शिफ्ट्स हैं in which the bit discarded is added from the other side. तो मैं तुम्हें कहता गया हूं कि भाई अगर जीरो, हाँ तो ये अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं तुम्हें कहा है कि अगर वन गिरा है तो डजंट मैटर, तुमने वन की टेंशन नहीं लेनी, तुमने लेफ्ट साइड से हमेशा जीरो ही डालना है। ये नॉर्मल शिफ्टिंग होती है। अगर यही मैं तुम्हें कहता कि रोटेट करो, मैं कहता कैसे, मैं कहूंगा कि रोटेट राइट करो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो रोटेट राइट का मतलब यही है कि करनी तुमने शिफ्टिंग ही है, सिर्फ फर्क ये है कि जौन सी बिट गिरती है, जैसे ये वन गिरा है तो वो वन ही उस साइड से इंसर्ट होता है। अगेन इसकी भी स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ ये इस्तेमाल होती है। बट टू स्टार्ट ऑफ विद, पहले दिन बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं क्या। ये बड़ा ही इंतहाई कॉम्प्लेक्स किस्म का पुर्जा है सीपीयू, और वो ऐसे ऐसे तरीकों से काम कर रहा होता है कि बंदा, मतलब काउंटर इंट्यूटिव है, बंदा समझ नहीं पाता कि क्यों इस तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग वाली लॉजिक ही जो है वो कभी भी आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करता बंदा। तो सीपीयू क्यों यूज कर रहा है? वो एफिशिएंसी के लिए यूज कर रहा होता है। अच्छा जी, फिर ये मल्टीप्ली, ये तो हमने बात की। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ तक कुछ पूछना चाहो? इसमें मुश्किल सिर्फ थोड़ी सी आपको होएगी टूज कॉम्प्लीमेंट पे, मुझे पता है वो, अगर आपने पीछे से प्रैक्टिस नहीं की भी तो अब कर लो, बस इसके बाद भी मौका मिलेगा। ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन लंबा बड़ा है, तो मैं इसको बस बुक की हद तक करूंगा जितना बुक में। अच्छा बस एक सेकंड पे, ओके। तो हमारी रैम है, एक पुर्जा रैम है, एक पुर्जा सीपीयू है, एक पुर्जा बस है। इतनी हमारी बात हो चुकी है कि रैम को बस के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। सीपीयू गुलाम होता है रैम का, यानी वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, तो वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से लेता है, एग्जीक्यूट करता है, अल्लाह अल्लाह कैसे। अब उसको ज्यादातर जरूरत पड़ती है इन डिवाइसेस की। मैं ये नहीं कह रहा कि मोडेम और सीडी की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपने कैमरा लगाया हुआ है, हो सकता है आपने डिस्क लगाई हो सकता है आपने स्क्रीन लगाई हो है। तो मतलब ये आईओ डिवाइसेस होती है ना बेसिकली। पीसी लिखूंगा, बस नहीं लिखूंगा। सिंपल सी बात है, तुम अपने लैपटॉप को अगर एक कैमरा लगाते हो, मोबाइल फोन लगाते हो, कोई भी चीज कनेक्ट करते हो, तो तुम्हारे पास तो बाहर एक पोर्ट बनी हुई है, एक इंटरफेस बना हुआ है जहां से तुम उसको कनेक्ट कर सकते हो। अंदर क्या होता है, डिवाइस हमेशा इवेंचुअली जाके बस से कनेक्ट करेगी, क्योंकि डिवाइस ने
अगर काम करना है तो उसको मेमोरी भी चाहिए और उसको सीपीयू भी चाहिए, वरना उसने करना क्या है। जो भी डिवाइस देखो, बेसिक सिस्टम तो वही रहेगा कि रैम है, बस है और सीपीयू है, इस पे सारी कंप्यूटर साइंस चल सकती है। लेकिन मसला ये है कि आपको कीबोर्ड से इनपुट देनी पड़ती है, स्क्रीन पे डेटा देखना पड़ता है, कैमरे से अपनी तस्वीरें ट्रांसफर करनी पड़ती हैं। तो इवेंचुअली जितनी हार्डवेयर तुम कनेक्ट करते हो वो इवेंचुअली जाके एक बस को कनेक्ट करती है। अच्छा, तस्वीर इतनी सिंपल नहीं रही अब 21वीं सदी में। अब तुम्हारे पास कुछ 6 बसेज हैं अंदर, तो सिस्टम बस पे कोई कनेक्ट नहीं करता अब, लेकिन बहरहाल स्टार्ट करने के लिए यही तस्वीर है। मतलब अब डेडिकेटेड बसेज हैं, यूएसबी एक डेडिकेटेड बस है, बीजीए एक डेडिकेटेड बस है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक इतनी होती है। तो आईओ डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, बस एक नाम कि इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हो। these always connect eventually to the bus, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, सीपीयू को डेटा भेजना होता है, तो इवेंचुअली जाके बस पे कनेक्ट करती हैं। दे ऑलवेज कनेक्ट टू अ कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर, इज अ चिप। अब यहाँ पे कंट्रोलर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखा हुआ सबने है। हार्ड डिस्क अगर कभी हाथ पे रखो अपने, तो उसके पीछे एक वो ग्रीन रंग का बोर्ड लगा होता है पूरा, बल्कि जो जो बल्कि खुल जाता है, अगर आप उसको स्क्रू से खोलो तो वो खुल जाएगा। वो जो ग्रीन रंग का एक मदर बोर्ड सा लगा होता है, वो हार्ड डिस्क का कंट्रोलर होता है। कीबोर्ड का कंट्रोलर कीबोर्ड के अंदर होता है। अगर कीबोर्ड तोड़ोगे तो उसके अंदर से एक चिप निकलती है जिसके ऊपर कुछ आईसीज वगैरह लगे होते हैं, वो कीबोर्ड का कंट्रोलर होता है। पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल दुनिया में कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे तो वो एक कंट्रोलर के थ्रू जाके सीपीयू से कनेक्ट करेगी। सीपीयू ओनली इंटरफेसेस विद कंट्रोलर्स। यानी सीपीयू को बात करनी सिर्फ कंट्रोलर से आती है। सीपीयू को नहीं पता कि बाहर कैमरा लगा हुआ है, बाहर प्रिंटर लगा हुआ है, बाहर उसको ये नई कॉन्सेप्ट है। उसको सिर्फ यही पता है कि मैंने कंट्रोलर से कैसे बात करनी है। अच्छा, अब सीपीयू को कौन कंट्रोल करता है? प्रोग्रामर करता है। तो एक तरह से प्रोग्रामर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर तक बात करता है, फिर कंट्रोलर आगे से डिवाइस से बात करता है। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो डेटा कम्युनिकेशन है कि कंट्रोलर तारों के जरिए से कैसे डिवाइस से बात करेगा। बल्कि प्रोग्रामर का काम जो है, तो कंट्रोलर्स कैन कंटेन रजिस्टर्स एंड पोर्ट्स। अब रजिस्टर्स का तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा है। रजिस्टर्स आर टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस। अब कंफ्यूज ना होना, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स है तो सिर्फ सीपीयू के अंदर नहीं होते, हर डिवाइस के अंदर होते हैं। तो मोडेम के कंट्रोलर में अपने रजिस्टर्स होंगे, सीडी के कंट्रोलर में अपने रजिस्टर्स होंगे। होती क्या है? स्पेशलाइज्ड मेमोरी होती है। अच्छा, पोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा सही कंफ्यूज करता है। पोर्ट्स आर एड्रेसेस, स्पेसिफिकली हार्डवेयर एड्रेसेस। अपने दिमाग से बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट निकाल दोगे, पोर्ट तुम्हारे लैपटॉप की साइड पे है, अगर वो रखोगे तो बिल्कुल गुम हो जाओगे। वो पोर्ट नहीं है। उसको इंटरफेस कह लो, उसको कनेक्टर कह लो, वो पोर्ट नहीं है। पोर्ट कंप्यूटर साइंस में कहते हैं एड्रेस को। शायद किसी को पता हो कि HTTP पोर्ट 8080 पे काम करता है, या ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लिखता हूँ व्हाट आर फेमस पोर्ट नंबर्स। तो ये वाले तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं HTTP एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलो सेम NTP एक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, वो पोर्ट नंबर 123 पे चलता है। ये चलो मैं लिख ही देता हूँ, HTTP का पोर्ट नंबर क्या है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये सारी दुनिया को पता है कि HTTP जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है दुनिया में, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो पोर्ट नंबर 8080 पे चलता है या पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। ठीक है, तो अब ये हर एक को पता है। मतलब ये एक
स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्या है कि ये एक एड्रेस है कि हर कंप्यूटर के ऊपर ये वाला एड्रेस जो है वो डेडिकेटेड है कि HTTP के लिए, ताकि किसी को सोचना ना पड़े, किसी को एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो पोर्ट्स एड्रेसेस होते हैं। अब एक कंट्रोलर के अंदर बेसिकली होता क्या है, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो रजिस्टर्स होंगे जिसको वो यूज करेगा इंटरनल वर्किंग के लिए, और एक पोर्ट्स होंगी। पोर्ट्स का मतलब एड्रेसेस है कि उस कंट्रोलर को, उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए आ, वो वाला पोर्ट, वो वाला एड्रेस यूज होएगा। अच्छा, ये बड़ी मजेदार दुनिया है क्योंकि एक्चुअली ये हार्डवेयर की दुनिया है, लेकिन इसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करते हो, मतलब प्रोग्रामिंग से कंट्रोल करते हो। तो आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल प्लीज बस इसको इतना पढ़ लेना। कंट्रोलर क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, रजिस्टर्स का जिक्र भी आएगा। ये वो वाली बात है जो मैं कर रहा था कि अब आजकल की दुनिया में तुम्हें कंप्यूटर इतना आसान नहीं मिलता। तुम्हें उसके अंदर एक यूएसबी बस मिलती है। यूएसबी बजाते खुद एक बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब चक्कर क्या है कि इस सड़क के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई, तो इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया 6 मुख्तलिफ सड़कों में। वीजीए की ट्रैफिक स्पेसिफिकली वीजीए की बस पे चल रही है, यूएसबी की ट्रैफिक स्पेसिफिक एक यूएसबी बस पे, यूनिवर्सल सीरियल बस पे चल रही है, एंड सो ऑन। वो अलग अलग, मतलब ये आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहा है ना, कि पहले जब 1980 में बना तो एक सिंगल बस के ऊपर सारा कुछ लगा दिया। फिर ऐसा ऐसा पता चला कि यार इसके ऊपर तो रश हो जाता है, कंटेंशन हो जाती है, तो उसको तोड़ना शुरू कर दिया डिफरेंट हिस्सों में, मतलब उसके स्पेसिफिक पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। और ये इसमें आखिरी चीज होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब आर्किटेक्चर इवॉल्व ऐसे हुआ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये कर लो कि ओवर द ईयर, यस, कैसे कहें इसको, ऐसे कहो कि सीपीयू also performs a lot of data transfer in addition to performing calculations। मैं बिल्कुल सिंपल बात करूंगा। सीपीयू बना किस लिए है? कैलकुलेशंस करने के लिए, मैथ्स करने के लिए, लॉजिक करने के लिए, ठीक है। एक बल्कि एक बुनियादी, वो 8वीं 9वीं की किताबों में कहते हैं कि एक बड़ा सा कैलकुलेटर है सीपीयू। तो एक्चुअली उसका जो एक्चुअल काम है वो कैलकुलेशंस है, ठीक है। लेकिन उस बेचारे को बहुत सारी डेटा ट्रांसफर भी करनी पड़ती है। डेटा ट्रांसफर बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखो, अगर ये डिस्क लगी हुई है और डिस्क से मैंने डेटा उठा के स्क्रीन पे रखना है, ये मॉनिटर पे रखना है, तो वो बस से जाना है डेटा। तो वो उसको कंट्रोल किसने करना है? उसको कंट्रोल सीपीयू ने करना है। सीपीयू ये कमांड देगा कि डिस्क से पढ़ो, फिर वो पढ़ के लाएगा, फिर मोस्ट प्रोबेबली अपने किसी रजिस्टर में डालेगा, फिर अगली दफा में उसको मॉनिटर के ऊपर आउटपुट करेगा। अगर थोड़ा सा गौर करो तो मेमोरी तो डेड है। मेमोरी तो एक अलमारी है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है। सीपीयू वो इंटेलिजेंट चीज है जो इस सारे तमाशे को कंट्रोल कर रही होती है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किधर लिखना है, सो ऑन। तो आ, हुआ ये कि over the years it was realized that CPU is performing meaningless work। भाई प्रोग्रामर जो है वो चैंपियन से चैंपियन बनता गया। वो ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर लिखता गया जो अब आजकल 4-4 6-6 GB रैम के ऊपर चल रही होती है। इतनी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर लिखता गया। तो हुआ ये कि ओवर द इयर्स ये जरूरत महसूस हुई कि यार सीपीयू से सिर्फ वो वाला काम करवाएं जिसकी जरूरत है, फजूल काम ना करवाएं, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर को कंसिडर किया गया कि ये फजूल काम है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा रख रहे हो। तो इसके लिए डेवलप की गई डीएमए was developed specifically for data transfer so that the CPU can be freed from this work। डीएमए आगे जाके पढ़ोगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बनता है इज अ चिप लाइक द सीपीयू which can control the buses। इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट हो तो इसको बस मास्टर कहते हैं।
ऐसी चिप जो बस को कंट्रोल कर सके, उसको बस मास्टर कहते हैं। अब मैं सोच रहा था आपको डायग्राम दिखाऊं, लेकिन मेरा ख्याल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं छोटे छोटे, नहीं बिल्कुल नहीं, बस ये यहीं तक। तो पहली बात आसान है कि सीपीयू 2 काम मेनली कर रहा होता है। एक तो कैलकुलेशंस कर रहा होता है, जो उसका असल काम है, प्रोग्राम्स चला रहा होता है, और दूसरा डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। तो डेटा ट्रांसफर से जान छुड़वाने के लिए हमने एक अलग चिप डिज़ाइन की, जिसको डीएमए कहते हैं। हर बंदे के लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर डीएमए लगा हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं 95-96 में डेवलप हो गया था, तब से हर कंप्यूटर में लगा हुआ है। तो डीएमए का काम ये है कि जब डेटा ट्रांसफर होना है तो डीएमए वो काम करता है, बजाय इसके के सीपीयू करे। और इसी के साथ एक दूसरी बात जो है, वो ये वॉन न्यूमन बॉटलनेक है। ये मैं कर चुका हूँ बात यार, बगैर नाम लिए गए। ये बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी। ये बस कंटेंशन का प्रॉब्लम है। Another problem that was realized over the years was bus contention. एक सड़क है, उस पर 1000 गाड़ियां हैं तो वो चल जाएगी, लेकिन अगर 1 लाख गाड़ियां आ जाएंगी उस सड़क पर तो वो नहीं चलेगी। तो बस कंटेंशन ये थी कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा नीडेड टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द बस एट द सेम टाइम। बस एक सड़क है, एक रास्ता है, उसके ऊपर एक खास ही ट्रैफिक की अमाउंट गुजर सकती है। तो हुआ ये कि वही वक्त के साथ साथ प्रोग्रामर चीता होता गया, हर चीज डेटा ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर करती गई। जब चांद पे गए थे तो मेरा ख्याल है 128 किलोबाइट मेमोरी थी, किलोबाइट, ठीक है। अब तुम्हारे फोन के अंदर 6-6 गीगाबाइट, यानी बिलियन टाइम्स ज्यादा तुम लेके चल रहे होते हो। तो वो ये सारी चीजों में रश पड़ गया ना, मतलब वो एक ही सड़क पे बहुत ज्यादा रश पड़ गया। तो इसको दिस वाज कॉल्ड वॉन न्यूमन बॉटलनेक, और इसका इलाज बड़ा सिंपल था, अभी भी कर रहे हैं, कि बसेस को डिवाइड कर दो, एंड वाज रिजॉल्व्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पेशलाइज्ड बसेस इन द आर्किटेक्चर। तो इससे ज्यादा ना करना यार, ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा है, और मतलब डिटेल में जाओ तो बंदा गुम ही हो जाता है। बस यहाँ पे रुकेंगे हम। ये अब डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होएगी, पता नहीं होएगी या नहीं, एक्चुअली नहीं होएगी। ये टॉपिक है अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये भी 2 इससे छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल ये कर लो। अब सीपीयू का आर्किटेक्चर पढ़ाने के बाद वो कहता है कि कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन जो 2 डिवाइसेस के दरमियान में, जो 2 कंप्यूटर्स के दरमियान में, एक कंप्यूटर और एक मॉडेम के दरमियान में होती है, वो 2 तरीकों से होती है, पैरेलल और सीरियल। बात सिंपल सी है कि पैरेलल में ज्यादा बिटें इकट्ठी चलती हैं, मतलब पैरेलल में ये होता है कि 8 बिटें इकट्ठी ट्रांसफर हो रही होती हैं, तो सेवरल बिट्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम। ये पहचान होती है पैरेलल की। जाहिर बात है ज्यादा डेटा एक दफा में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब अच्छा सा सिस्टम है। सीरियल में एक बिट एक के बाद जाती है। सीरियल बड़ा सिंपल है कि सिर्फ एक वक्त में एक बिट ट्रांसफर होती है, और फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी जाती है, यानी एक सड़क के ऊपर सिर्फ एक ट्रांसफर हो रही होती है। अब आपका जितना भी दिल और दिमाग कहे ना कि यार पैरेलल कम्युनिकेशन अच्छी है, एक्चुअली सारी दुनिया में काम जो हो रहा है वो सीरियल पे हो रहा है। इंटरनेट सीरियल पे चल रहा है, पैरेलल पे नहीं चल रहा। आपका ये जो यूएसबी, जो सबसे ज्यादा आप डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं यूएसबी, वो सीरियल है, उसका नाम ही सीरियल है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सवाल ये है कि पैरेलल में इकट्ठी ट्रांसफर हो रही होती हैं, ये अच्छा है, मतलब इसको सीरियल पे क्यों काम करते हैं? मसला ये है कि पैरेलल एक्सपेंसिव बहुत है। अगर आपने पीटीसीएल के एक्सचेंज से अपने घर तक पैरेलल केबल डालनी है, तो इसका मतलब है कि वो 8 तारें डलेगी जो डेटा ट्रांसफर कर रही होगी इकट्ठा। उसके बाद हैंड शेकिंग की जरूरत पड़ेगी, वो और ज्यादा
एक दो ताने उस पर लग जाएंगी। तो ये एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सारा जो काम पिछले 10-15 सालों में हुआ है वो सीरियल पे ही हुआ है और आगे भी सीरियल पे ही हो रहा है कि हम इसी के थ्रू काम करेंगे। अगेन ये बहुत वसी टॉपिक्स हैं, आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन बेसिक चीज़ें याद रखना। ये आखिरी चीज़ एक इंटरेस्टिंग है, इसको देख लेना कि डेटा कम्युनिकेशन, ये बात यार ज़रा ज़रूरी है। डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन को नापते कैसे हो? ऐसे तो स्पीड नहीं है, लेकिन स्पीड नहीं होती। क्या होता है पता होएगा सबको कि बैंडविड्थ होती है। इंटरनेट की स्पीड नहीं होती कभी, बैंडविड्थ होती है, ठीक है। बैंडविड्थ का वैसे लफ्जी मतलब तो कैपेसिटी है, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये नहीं है कि कितनी तेज भाग सकता है, ये है कि एक पाइप लगी हुई है पानी की, उसमें से कितना पानी 15 मिनट में आ जाता है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी बैंडविड्थ होती है। तो इसको नापा जाता है, मेजर्ड इन केबीपीएस, एमबीपीएस, एटसेट्रा, ठीक है। तो केबीपीएस होता है कि कितने किलो बिट्स, कितनी हजार बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि अपने घर का इस वक्त जो इंटरनेट चल रहा है उसकी जरा स्पीड नापना, सिर्फ नापना, किसी ऑनलाइन टूल से नापना कि कितनी इस वक्त बिट्स पर सेकंड वो ट्रांसफर कर रहा है, और फिर वो देखना कि वो जो इलॉन मस्क सैटेलाइट वाला इंटरनेट इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसकी स्पीड क्या है, टोटली वायरलेस, टोटली कनेक्शनलेस, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग मजेदार एक्सरसाइज है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट। और पाइपलाइनिंग में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये एक सफ़ा पढ़ लेना, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा अगली दफ़ा, ठीक है। पाइपलाइनिंग छोड़ना ना प्लीज़। वो एक्चुअली ये टॉपिक बिल्कुल अगला है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मज़ेदार टॉपिक है क्योंकि ये हिस्ट्री के साथ है, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग। लो भाई यहाँ पे रुकेंगे, मुझे 2-3 मिनट देना बस, मैं